मेरी जो हाउस हेल्प है उनको ये पता ही नहीं था कि हम बिना बैंक जाए भी पैसे निकाल सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 60% खर्चा वो था जिनको मैं आराम से टाल सकती थी। अगर आपने ये लोन बैंक से लिया होता तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता। प्लस जनधन योजना की सबसे खास बात ये है कि घर की लक्ष्मी हो और अपने ही घर की लक्ष्मी को मैनेज करने से डरती हो। क्यों बैंक जाना मर्दों का काम लगता है? क्यों आज भी 10 में से 7 महिलाओं के पास इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स नहीं है, जॉइंट अकाउंट्स होते हैं? शायद हम पैसे से नहीं, उसकी जिम्मेदारियों से डरते हैं। तो चलिए आज ये डर निकालते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज निधि नागर AKA फिन ग्लोरी और आज तक मैं अपने चैनल के जरिए हजारों महिलाओं को पैसा बचाना और जोड़ना सिखा चुकी हूँ। तो क्या आप तैयार हैं पैसा बढ़ाकर और बचाकर अपने ही घर में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए? इंडिया में एक मिथ बन चुका है कि मेल ही घर के पैसे को अच्छे से संभाल सकते हैं और हम महिलाओं में ये एक सोच बैठ गई है कि हम पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं। और गांव में तो ऐसा बहुत होता है, कुछ के पास तो अकाउंट ही नहीं है और अगर किसी के पास है तो वो किसी और रिश्तेदार के नाम से जॉइंट अकाउंट में है। हमें पता ही नहीं है कि इंडिविजुअल बैंक अकाउंट के फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। हम हिचकिचाते हैं कि किससे क्या पूछे, कौन सी खिड़की पे जाएं, कौन सी खिड़की पे कौन सा काम होगा, हमें किससे क्या पूछना है। और अगर हम किसी से पूछ भी लें तो सब लोग हंसकर टाल देते हैं। वो कहते हैं ना, जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तो खर्च कर दिया। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बजट बनाना स्टार्ट किया कि कहाँ पर मेरा पैसा सबसे ज्यादा खर्च होता है, किन किन जगहों पर मैं पैसा बचा सकती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 60% खर्चा वो था जिनको मैं आराम से टाल सकती थी। जब भी घर में लड़की पैदा होती है तो सबसे पहली सोच यही होती है, एक दिन इसका ब्याह करना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए सरकार की एक योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें हमें 8% तक का ब्याज मिलता है। इससे क्या होता है, एक तो हमें शादी के लिए जो पैसा चाहिए उसका हमें चिंता कम हो जाती है कि पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा, अगर बिटिया को पढ़ाना है तो उसका खर्चा भी इससे निकल जाता है। इसी साल के बजट में सरकार ने महिला सम्मान योजना को लॉन्च किया था, जिसमें महिलाएं 2 साल के अंदर 2 लाख तक का अमाउंट जमा कर सकती है और उन्हें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 7.5% का मिलता है, जो कि आजकल FD से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इन सब का फायदा तभी है जब हमारे पास बैंक हो या फिर उससे रिलेटेड बेसिक डिटेल्स हमें पता हो। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है जिसके लिए आपको बैंक लोन लेना है, लेकिन अगर आपको बैंक के बारे में पता ही नहीं होगा, बैंक लोन क्या होता है, तो आपको लोकल लेंडर से ही लोन लेना पड़ेगा, जिसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है और ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। लेकिन अगर आपने ये लोन बैंक से लिया होता तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता, प्लस आपको टाइम भी ज्यादा मिल जाता। हमारे बैंक में खाता खुलवाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, घर पर बैठकर ऑनलाइन हम खुलवा सकते हैं। दूसरा, किसी भी ब्रांच में जाकर ऑफलाइन खुलवा सकते हैं। आज हम ऑफलाइन मेथड के बारे में ही बात करने वाले हैं। जब भी हम जाएंगे सबसे पहले हम देखेंगे, कोई भी अगर ID पहने हुए इंसान है तो हम उनसे पूछेंगे कि हमें एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है, यानी कि बचत खाता। उसके बारे में हमें बता दीजिए, हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें करना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसको हमें भरना होगा। उसमें हमारी बेसिक डिटेल्स जाएंगी, आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और उसकी 4 से 5 कॉपीज, साथ में आपका ID एंड एड्रेस प्रूफ भी लगेगा, जिसके लिए आप अपना पैन, आधार कार्ड या फिर जो आपकी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ID इशू किया है वो भी आप लेकर जा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म और अपनी फोटो के साथ आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक कर्मचारी को पकड़ा देंगे। उसके बाद वो आपकी ये सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और इसके बाद 3 से 4 दिन में आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जिस दिन आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट होगा उसके अगले दिन से आपकी चेक बुक और डेबिट कार्ड को बैंक डिस्पैच कर देंगे। उससे 4 से 5 दिन के बाद आपकी चेक बुक और डेबिट कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगी। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंट खुलवाएं तो अपना डेबिट कार्ड जरूर लें। और डेबिट कार्ड बनाने के लिए आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपको बैंक से ही मिल जाएगा, या फिर
कुछ दिनों बाद वो आपके घर पर आ जाएगा, क्योंकि एटीएम से जब भी आप पैसे निकालने जाएंगे तो आपको डेबिट कार्ड ही स्वाइप करना पड़ेगा, उसके बिना आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार एटीएम यूज़ करने के लिए जा रही थी पैसा निकालने के लिए, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं सोची पता नहीं क्या होगा, मैं अगर पिन गलत डाल दिया, मेरा कार्ड उसमें फंस गया, वापस ही नहीं निकाल पाई मैं, या फिर उसमें से पैसे ही नहीं निकले तो क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, सब बोल देंगे लड़की को भेज दिया था, लड़की को भेज दिया था। कोई ये नहीं देखेगा कि उसमें मेरी गलती थी भी या नहीं। मैं अपनी दोस्त को लेकर गई थी जिसने पहले भी एटीएम को यूज़ किया था। वैसे भी वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी होती है, तो उस दिन मैं आराम से अपने पैसे निकाल पाई, जिसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और बहुत सारे बैंक्स महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम्स भी रखते हैं जिसमें हमें मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने घर के पास का ही बैंक को चुनें, और कभी भी सवाल पूछने से हिचकिचाए नहीं। हमेशा पूछे कि एटीएम से अगर मैंने पैसे विड्रॉ करे तो कितने चार्जेस लगेंगे, डेबिट कार्ड यूज़ किया तो उसके कितने चार्जेस होंगे, अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है, और अगर मैं वो बैलेंस नहीं रख पाई तो मुझे कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे। सेविंग्स अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे घर में जो पैसा पड़ा रहता है उसकी हमेशा टेंशन होती है, यार खो गया, चोरी हो गया, कुछ हो गया तो क्या। और सेविंग्स अकाउंट पर हमें 2 से 3% का ब्याज भी मिलता है, इसीलिए सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना बहुत ही ज्यादा सिक्योर भी है। जैसे कि जनधन योजना, जो कि एक सेविंग्स अकाउंट है जिसमें हमें कोई भी मिनिमम अमाउंट रखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस ये हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? मान लीजिए आपको एक टीवी खरीदना है और आपके पास बैंक में सिर्फ 10,000 रुपए हैं और टीवी का अमाउंट है 12,000 रुपए, तो आपके पास 2,000 रुपए कम पड़ गए, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से आप वो 12,000 रुपए में टीवी खरीद सकते हैं। 2,000 रुपए आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं। इस पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट लगता है, लेकिन आप इसको सेम डे भी भर सकते हैं वापस, अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं। 2014 से 17 के बीच का एक डेटा बताता है कि सिर्फ इन 3 सालों में मैन और वुमेन का फाइनेंशियल सर्विसेज में जो गैप था वो 14% से कम हो गया है। लेकिन सच्चाई तो कुछ अलग ही कहती है, क्योंकि आधी से भी ज्यादा महिलाओं के जो ये अकाउंट्स खुले थे वो डोमेट है, मतलब कि उन्हें कोई यूज ही नहीं करता है, वो बस ऐसे ही नाम के लिए खोल दिए गए हैं। और 23% महिलाओं को तो उनका एक्सेस ही नहीं है, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे ये कोई बैंक भी है, मैं उसको कैसे यूज कर सकती हूँ, उनको उसके बारे में कोई पता नहीं है। अब ये जो गैप है मेन और वुमेन में, इसको कम करने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो चलिए समझते हैं पर्सनल फाइनेंस के कुछ बेसिक्स को। पर्सनल फाइनेंस के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस, बजटिंग, इमरजेंसी फंड, सेविंग्स। तो चलिए इन्वेस्टिंग से शुरू करते हैं। इसमें हम एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं, 50-30-20। 50 मतलब कि हम अपना जो इनकम है उसका 50% अपने खर्चों के लिए अलग से निकाल देंगे, फिर 30% को हम कहीं पर भी निवेश कर देंगे जिसमें भी आपको नॉलेज है, और 20% हम खुद के लिए सेव करके रखेंगे। मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना हो गई या कुछ भी, उसके लिए हम अपने पास बचा कर रखेंगे। और फिर आता है हमारा इंश्योरेंस। कोविड के टाइम पर सबको समझ में आ गया कि इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। मैंने खुद ने लास्ट 2-3 साल में 2 बार अपना इंश्योरेंस क्लेम करा है, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो अमाउंट इतना बड़ा था। अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं होता तो मेरी तो क्या, मेरे पेरेंट्स सबकी सेविंग्स जो है वो सब खत्म हो जाती और हम फाइनेंशियली बहुत ही बेकार कंडीशन में हो चुके होते। सो इसलिए इंश्योरेंस तो एक मस्ट है। इसमें 2 तरह के होते हैं। पहला होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसने मुझे बचाया, और दूसरा होता है टर्म प्लान, जो कि एक डेथ बेनिफिट बोल सकते हैं हम इसे। ये उनको लेना चाहिए जिनके ऊपर डिपेंडेंट्स है। मान लीजिए अगर आप घर में अकेली कमाने वाली हैं, आपके बच्चे हैं, वो सब आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके बच्चों को फाइनेंशियली मदद करेगा जब आप नहीं रहेंगी। फिर आता है हमारा इमरजेंसी फंड। जैसे कोविड के टाइम पर सबको पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन जिसके पास इमरजेंसी फंड था वो बिना चिंता के अपना इलाज करा पाए। और मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि मैं अपना इमरजेंसी फंड का जो अमाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट में डालकर रखूँ। इससे क्या होता है, एक तो मेरे पैसे की वैल्यू कम नहीं होती है, ऊपर से मुझे 2-3% का ब्याज भी मिलता रहता है। सेकंड, अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी है, मान लीजिए मुझे रात को 12 बजे भी पैसे की ज़रूरत है, तो मैं वो एटीएम से जाकर निकाल सकती हूँ। एटीएम से हम किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी टाइम जाकर पैसा अपना निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताती हूँ जो मेरे साथ सच में हुआ था। एक बार मैं विदेश में थी और वहाँ के लोगों की भाषा मैं नहीं जानती थी और उन लोगों को वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती थी,
और मेरी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस टाइम कैश भी कम था। अब ऐसे में क्या होता है, वो लोग ट्राई करते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकल पाए, तो इस वजह से कोई भी मेरी हेल्प करने को वहाँ पर तैयार नहीं था। थैंक गॉड मेरे पास उस वक्त एटीएम कार्ड था और मैंने अपने फ़ोन में एटीएम्स को लोकेट किया और मैं जल्दी से गई और पैसा निकाल कर लाई। अगर उस टाइम पर मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं होता तो मैं वहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस जाती। आई होप मेरी दी गई ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आशा करती हूँ कि आप और हम जैसी घर की लक्ष्मी अब अपने पैसे को मैनेज करने से डरेंगी नहीं, जिससे हम लोग अपनी नींव को और भी मजबूत कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और लिटरेट बना पाएंगे।